मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री राजनाथ सिंह जी, श्री अजय भट्ट जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी, SIDM के प्रेसिडेंट, इंडस्ट्री और एकेडेमिया से जुड़े सभी साथी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। आत्मनिर्भर नौसेना के लिए पहले स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन होना, मैं समझता हूं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अहम बात है और एक अहम कदम है। और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सैन्य तैयारियों में और खास करके नेवी में जॉइंट एक्सरसाइज, इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये सेमिनार भी एक प्रकार की जॉइंट एक्सरसाइज है। आत्मनिर्भरता के लिए इस जॉइंट एक्सरसाइज में नेवी, इंडस्ट्री, MSMEs, एकेडेमिया, यानी दुनिया के लोग और सरकार के प्रतिनिधि, हर स्टेक होल्डर आज एक साथ मिलकर के एक लक्ष्य को लेकर के सोच रहा है। जॉइंट एक्सरसाइज का लक्ष्य होता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिले, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़े, बेस्ट प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट किया जा सके। ऐसे में इस जॉइंट एक्सरसाइज का लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। हम मिलकर अगले साल 15 अगस्त तक नेवी के लिए 75 इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज का निर्माण करेंगे। ये संकल्प ही अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है और आपका पुरुषार्थ, आपका अनुभव, आपका ज्ञान इसे जरूर सिद्ध करेगा। आज जब भारत अपनी आजादी के 75 का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तब ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति आत्मनिर्भरता के हमारे लक्ष्यों को और गति देगी। वैसे मैं ये भी कहूंगा कि 75 इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज का निर्माण एक प्रकार से पहला कदम है। हमें इनकी संख्या को लगातार बढ़ाने के लिए काम करना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत का जब अपनी आजादी के 100 वर्ष का पर्व मनाए, उस समय हमारी नौसेना एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर हो। साथियों, हमारे समंदर, हमारी तटीय सीमाएं, हमारे आर्थिक आत्मनिर्भरता के बहुत बड़े संरक्षक भी और एक प्रकार से संवर्धक भी हैं। इसलिए भारतीय नौसेना की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। इसलिए नौसेना के साथ ही देश की बढ़ती जरूरतों के लिए भी नौसेना का स्वावलंबी होना बहुत आवश्यक है। मुझे विश्वास है ये सेमिनार और इससे निकला अमृत हमारी सेनाओं को स्वावलंबी बनाने में बहुत मदद करेगा। साथियों, आज जब हम डिफेंस में आत्मनिर्भर भविष्य की चर्चा कर रहे हैं, तब ये भी आवश्यक है कि बीते दशकों में जो हुआ उससे हम सबक भी लेते रहे। इससे हमें भविष्य का रास्ता बनाने में मदद मिलेगी। आज जब हम पीछे देखते हैं तो हमें अपनी समृद्ध मैरीटाइम हेरिटेज के दर्शन होते हैं। भारत का समृद्ध ट्रेड रूट
इस विरासत का हिस्सा रहा है। हमारे पूर्वज समंदर पर अपना वर्चस्व इसलिए कायम कर पाए क्योंकि उन्हें हवा की दिशा के बारे में, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। किस ऋतु में हवा की दिशा क्या होगी, कैसे हवा की दिशा के साथ आगे बढ़कर हम पड़ाव पर पहुंच सकते हैं, इसका ज्ञान हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी ताकत थी। देश में ये जानकारी भी बहुत कम लोगों को है कि भारत का डिफेंस सेक्टर आजादी से पहले भी काफी मजबूत हुआ करता था। आजादी के समय देश में 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, जहां आर्टिलरी गन समेत कई तरह के सैनिक साजो सामान हमारे देश में बना करते थे। दूसरे विश्व युद्ध में रक्षा उपकरणों के हम एक अहम सप्लायर थे। हमारे हॉवित्जर तोपों, ईशापुर राइफल फैक्ट्री में बनी मशीन गनों को उस समय श्रेष्ठ माना जाता था। हम बहुत बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय में हम इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर बन गए। और थोड़ा हम नजर करें कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने बहुत विनाश किया। अनेक प्रकार के संकटों से दुनिया के बड़े बड़े देश फंसे पड़े थे, लेकिन उस संकट को भी आपदा को अवसर में पलटने का उन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने आयुध के निर्माण के अंदर और दुनिया के बड़े मार्केट को कब्जे करने की दिशा में लड़ाई में से वो रास्ता खोजा और स्वयं एक बहुत बड़े निर्माणकर्ता और बहुत बड़े सप्लायर बन गए डिफेंस की दुनिया में। यानी युद्ध झेला, लेकिन उसमें से उन्होंने ये रास्ता भी खोजा। हमने भी कोरोना काल में इतना बड़ा संकट आया, हम बहुत एकदम से बहुत नीचे की पायरी पर थे, सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, पीपीई किट नहीं थे हमारे पास, वैक्सीन की तो हम कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में से दुनिया के उन देशों ने बहुत बड़ी शस्त्र शक्ति बनने की दिशा में रास्ता खोज लिया, भारत ने इस कोरोना कालखंड में इसी बुद्धिमत्ता से वैज्ञानिक धरातल पर वैक्सीन खोजना हो, बाकी इक्विपमेंट बनाना, हर चीज में पहले कभी नहीं हुआ, वो सारे काम कर दिए। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जी। और ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं, वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक ये रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। ये मिजाज सिर्फ फौजियों को तैयार करने के लिए नहीं है, ये मिजाज उसके हाथ में कौन से हथियार है उस पर भी डिपेंड करता है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत ये सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं है दोस्तों, और इसलिए हमें पूरी तरह इसमें बदलाव की जरूरत है। साथियों, आजादी के बाद के पहले 1.5 दशक में हमने नई फैक्ट्रियां तो बनाई नहीं, पुरानी फैक्ट्रियां भी अपनी क्षमता खोती गई। 1962 के युद्ध के बाद मजबूरी में नीतियों में कुछ बदलाव हुआ और अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बढ़ाने पर काम शुरू हुआ। लेकिन इसमें भी रिसर्च, इनोवेशन और डेवलपमेंट पर बल नहीं दिया गया।
दुनिया उस समय नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से रक्षा क्षेत्र को एक सीमित सरकारी संसाधनों, सरकारी सोच के दायरे में ही रखा गया। मैं गुजरात से आता हूं। अहमदाबाद मेरा लंबे अरसे तक कार्यक्षेत्र रहा। किसी जमाने में आप में से कईयों ने गुजरात में समुद्री तट पर काम किया होगा। बड़ी बड़ी चिमनियां और मील का उद्योग और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इस प्रकार की उसकी पहचान। कपड़े के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम था अहमदाबाद का। क्या हुआ? इनोवेशन नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुई। इतनी ऊंची ऊंची चिड़ियां जमीन दोस्त हो गई। दोस्तों, हमारे आंख के सामने हमने देखा है। ये एक जगह पे होता है तो दूसरी जगह पे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और इसलिए इनोवेशन निरंतर आवश्यक होता है, और वो भी इंडिजीनियस ही इनोवेशन हो सकता है। बिकाऊ माल से तो कोई इनोवेशन हो ही नहीं सकता है जी। हमारे युवाओं के लिए विदेशों में तो अवसर है, लेकिन देश से अवसर बहुत सीमित थे। परिणाम यह हुआ कि कभी दुनिया की अग्रणी सैन्य ताकत रही भारतीय सेना को राइफल जैसे सामान्य अस्त्र तक के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ा, और फिर आदत हो गई। एक बार एक मोबाइल फोन की आदत हो जाती तो फिर कोई कितना ही कहे कि हिंदुस्तान का बहुत अच्छा है, लेकिन मन करता है यार छोड़ो, वही ठीक रहेगा। वो आदत हो गई है। उस आदत को बाहर निकालना तो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक सेमिनार भी करना पड़ेगा। सारी मुसीबत मनोवैज्ञानिक है जी। एक बार मनोवैज्ञानिक लोगों को बुला करके सेमिनार करिए कि भारतीय चीजों का मोह कैसे छूट सकता है। जैसे ड्रग एडिक्ट को ड्रग से छुड़ाने के लिए ट्रेनिंग करते हैं ना, वैसे ये भी ट्रेनिंग जरूरी है हमारी। अपने में आत्मविश्वास होगा तो अपने हाथ में जो हथियार है उसके सामर्थ्य को हम बढ़ा सकते हैं, और हमारा हथियार उस सामर्थ्य को पैदा कर सकता है। दोस्तों, साथियों, मुश्किल यह भी थी कि उस समय डिफेंस से जुड़े ज्यादातर सौदे सवालों में घिरते गए। सारी लॉबी अगर उसका लिया तो ये लॉबी मैदान में उतरती थी, इसका लिया तो ये लॉबी उतरती थी, और फिर पॉलिटिशियन पे गाली देना तो बहुत सरल बात हो गई हमारे देश में। तो फिर 2-2, 4-4 साल तक वही चीज चलती रही। इसका नतीजा ये हुआ कि सेनाओं को आधुनिक हथियारों उपकरणों के लिए दशकों इंतजार करना पड़ा। साथियों, डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। इस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया है। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। आज डिफेंस R&D को प्राइवेट सेक्टर, एकेडेमिया, MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया गया है। अपनी पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनियों को हमने अलग अलग सेक्टर में संगठित कर उन्हें एक नई ताकत दी है। आज हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि IIT जैसे अपने प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को भी हम डिफेंस रिसर्च और इनोवेशन से कैसे जोड़ें। हमारे यहां तो कठिनाई ये है कि हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी या टेक्निकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग की दुनिया, वहां डिफेंस के इक्विपमेंट रिलेटेड कोई कोर्स ही पढ़ाए नहीं जाते। मान लिया है तो बाहर से मिल जाएगा, यहां कहां पढ़ने की जरूरत है। यानी ये हमारी पूरी एक दायरा ही बदल चुका था जी। इसमें हमने लगातार बदलाव लाने की कोशिश की है। DRDO और इसरो की कटिंग एज टेस्टिंग
इस सुविधाओं से हमारे युवाओं को, स्टार्टअप्स को ज्यादा से ज्यादा बल मिले, ये प्रयास किए जा रहे हैं। मिसाइल सिस्टम, सबमरीन्स, तेजस फाइटर जेट्स जैसे अनेक साजो सामान जो अपने तय लक्ष्यों से कई कई साल पीछे चल रहे थे, उनको गति देने के लिए हमने साइलोस को दूर किया। मुझे खुशी है कि देश के पहले स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर की कमीशनिंग का इंतजार भी बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। एनआईआई हो, आईडेक्स हो या फिर टीडेक, ये सभी आत्मनिर्भरता के ऐसे ही विराट संकल्पों को गति देने वाले हैं। साथियों, बीते 8 वर्षों में हमने सिर्फ डिफेंस का बजट ही नहीं बढ़ाया है, ये बजट देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में भी काम आए, ये भी सुनिश्चित किया है। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए तय बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भारतीय कंपनियों से खरीद में ही लग रहा है। और ये बात हम मान के चले जी, आप में तो सब परिवारजन वाले लोग हैं, परिवार की दुनिया आप भलीभांति समझते हैं, जानते हैं। आप अपने बच्चे को घर में मान सम्मान प्यार न दो और चाहो कि मोहल्ले वाले आपके बच्चे को प्यार करें तो होने वाला है। आप उसको हर दिन निकम्मा कहते रहोगे और आप चाहोगे पड़ोसी उसको अच्छा कहे, कैसे होगा? हम हमारे हथियार जो उत्पादन होते हैं उसकी इज्जत हम नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि दुनिया हमारे हथियारों की इज्जत करे, तो ये संभव नहीं होने वाला है। शुरुआत हमें अपने से करनी होती है। और ब्रह्मोस इसका उदाहरण है। जब भारत ने ब्रह्मोस को गले लगाया, दुनिया ब्रह्मोस को गले लगाने के लिए आज कतार में खड़ी हो गई है। दोस्तों, हमें अपने हर निर्मित चीजों के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। और मैं भारत की सेनाओं को बधाई दूंगा, उन्होंने 300 से अधिक हथियारों, उपकरणों की सूची बनाई है जो मेड इन इंडिया ही होंगे और उनका उपयोग हमारी सेनाएं करेगी। उन चीजों को हम बाहर से नहीं लेंगे। मैं इस निर्णय के लिए तीनों सेनाओं के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ऐसे प्रयासों का परिणाम अब दिखने लगा है। बीते 4-5 सालों में हमारा डिफेंस इंपोर्ट लगभग 21% कम हुआ है, इतने कम समय में। और ये नहीं कि हमने पैसे बचाने के लिए कम किया है, हमने हमारे यहां उसका ऑल्टरनेट दिया है। आज हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के बजाय एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये ठीक है कि एप्पल और ऑरेंज की तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन भारत के मन की मैं बात बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के लोगों की ताकत की बात बताना चाहता हूं। इस कोरोना काल में मैंने ऐसे ही विषय छेड़ा था, बड़ा हल्का फुल्का विषय था कि कोरोना काल में, उस संकट में मैं देश पर कोई बड़ा बोझ हो ऐसी बातें करना नहीं चाहता था। और इसलिए मैंने कहा, देखो भाई, हम बाहर से खिलौने क्यों लेते हैं? छोटा सा विषय है, बाहर से खिलौने क्यों लेते हैं? हमारे खिलौने के हम तो क्यों नहीं जाते? हम हमारे खिलौने दुनिया में क्यों नहीं भेज सकते? हमारे खिलौने के पीछे, खिलौने बनाने वाले के पीछे हमारी सांस्कृतिक परंपरा की सोच पड़ी हुई, तो उसमें से वो खिलौने बनाता है। एक ट्रेनिंग होती है। छोटी सी बात थी, एक आध सेमिनार किया, एक आध वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की, थोड़ा उनको उत्साहित किया। आप हैरान हो जाएंगे, इतने कम समय में जी, ये मेरे देश की ताकत देखिए, मेरे देश का स्वाभिमान देखिए, मेरे सामान्य नागरिक के मन की इच्छा देखिए। बच्चे दूसरे को फोन करके कहते थे कि तुम्हारे घर में विदेशी खिलौना तो नहीं है ना? कोरोना के अंदर जो मुसीबतें आई, उसमें से उसके अंदर ये भाव जगा था। एक बच्चा दूसरे बच्चे को फोन करके कहता था कि तेरे घर में तुम विदेशी खिलौने तो नहीं रखते हो? और परिणाम ये आया
कि मेरे देश में खिलौना इंपोर्ट 70% कम हो गया 2 साल के भीतर भीतर। ये समाज का स्वभाव की ताकत देखिए और यही देश के हमारे खिलौने बनाने वालों की ताकत देखिए कि 70% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया खिलौना का, यानी 140% का फर्क आया। मेरा कहने का मतलब है, मैं कहता जानता हूं खिलौने की तुलना आपके पास जो खिलौने हैं उसके साथ ही हो सकती है। इसलिए मैंने कहा एप्पल और ऑरेंज की तुलना नहीं होती। मैं तुलना कर रहा हूं भारत के सामान्य मानवीय के मन की ताकत, और वो ताकत खिलौने वाले को काम आ सकती है, वो ताकत मेरे देश के सैन्य शक्ति को भी काम आ सकती है। ये भरोसा मेरे देशवासियों पर होना चाहिए। पिछले 8 वर्षों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 7 गुना बढ़ा है। अभी कुछ समय पहले ही हर देशवासी गर्व से भर उठा जब उसे पता चला कि पिछले साल हमारे 13,000 करोड़ रुपयों का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, 13,000 करोड़ रुपीस, और इसमें भी 70% हिस्सेदारी हमारे प्राइवेट सेक्टर की है। साथियों, 21वीं सदी में सेना की आधुनिकता, रक्षा के साजो सामान में आत्मनिर्भरता के साथ ही एक और पहलू पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप भी जानते हैं कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी व्यापक हो गए हैं और युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। पहले हम सिर्फ लैंड, सी और स्काई तक ही अपने डिफेंस की कल्पना करते थे। अब ये दायरा स्पेस यानी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक और सामाजिक स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। आज हर प्रकार की व्यवस्था को वेपन में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर रेयर अर्थ होगी उसको वेपन में कन्वर्ट करो, क्रूड ऑयल है वेपन में कन्वर्ट करो, यानी पूरा विश्व का नजरिया तौर तरीके बदल रहे हैं। अब सामने सामने की लड़ाई से अधिक लड़ाई अदृश्य हो रही है, अधिक घातक हो रही है। अब हम अपनी रक्षा की नीति और रणनीति सिर्फ अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए नहीं बना सकते। अब हमें फ्यूचर चैलेंजेस को एंटीसिपेट करते हुए ही आगे कदम बढ़ाने हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं, भविष्य के हमारे मोर्चे क्या होने वाले हैं, उनके अनुसार हमें खुद को बदलना है। और इसमें स्वावलंबन का आपका लक्ष्य भी देश की बहुत बड़ी मदद करने वाला है। साथियों, देश की रक्षा के लिए हमें एक और अहम पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। हमें भारत के आत्मविश्वास को, हमारी आत्मनिर्भरता को चुनौती देने वाली ताकतों के विरुद्ध भी युद्ध तेज करना है। जैसे जैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर पद को स्थापित कर रहा है, खुद को स्थापित कर रहा है, वैसे वैसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, अपप्रचार के माध्यम से लगातार हमले हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को भी हथियार बना दिया गया है। खुद पर भरोसा रखते हुए भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतें, चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है। राष्ट्र रक्षा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत व्यापक है। इसलिए हर नागरिक को इसके लिए जागरूक करना ही उतना ही आवश्यक है। राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, ये उद्घोष हमारे यहां जन जन तक पहुंचे, ये भी आवश्यक है। जैसे आत्मनिर्भर भारत के लिए हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही राष्ट्र रक्षा के लिए भी होल ऑफ द नेशन अप्रोच समय की मांग है।
भारत के कोटि-कोटि जनों की यही सामूहिक राष्ट्र चेतना ही सुरक्षा और समृद्धि का सशक्त आधार है। एक बार फिर आपके इस इनिशिएटिव के लिए, इन सबको जोड़ करके आगे बढ़ने के प्रयास के लिए मैं रक्षा मंत्रालय को, हमारे डिफेंस फोर्सेस को, उनकी लीडरशिप को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे अच्छा लगा आज कि जब मैं ये कुछ स्टॉल्स पर जाकर के आपके सारे इनोवेशन देख रहा था, तो हमारे जो नेवी के निवृत्त साथी हैं, उन्होंने भी अपना अनुभव, अपनी शक्ति, अपना समय इस इनोवेशन के काम में लगाया है ताकि नेवी हमारी मजबूत हो, हमारे डिफेंस फोर्सेस मजबूत हो। मैं समझता हूं ये एक बड़ा उत्तम प्रयास है। इसके लिए भी जिन लोगों ने रिटायरमेंट के बाद भी इसको मिशन मोड में काम लिया है, मैं विशेष रूप से उनको भी बधाई देता हूं। और इन सबको सम्मानित करने की व्यवस्था चल रही है, इसलिए भी आप सब भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।